मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है तो मेटल ऑक्साइड बनाना है, लेकिन कौन सा मेटल कितनी तेज़ी से ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है वो हम ऐसे समझ लेते हैं कि सबसे तगड़ा रिएक्शन सोडियम का होगा, फिर मैग्नीशियम का होगा, फिर जिंक का होगा, आयरन का होगा, कॉपर का होगा, सिल्वर तो हम जानते हैं कि नॉन रिएक्टिव हो जाता है। अब अगला पार्ट जो हमें पढ़ना है वो इम्पॉर्टेंट है, जिसको हम कहते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। यानी अगर मेटल का रिएक्शन पानी से कराएं तो क्या होगा। जनरली तो बात ये है कि मेटल जो है पानी के साथ रिएक्शन नहीं करता है, लेकिन अगर हम पानी की कंडीशन बदल दें, यानी कहीं किसी जगह हॉट वाटर ले रहे हैं, किसी जगह कोल्ड वाटर ले रहे हैं, किसी जगह स्टीम वाटर ले रहे हैं, तो कुछ रिएक्शंस हमें देख सकते हैं। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि हम कहना क्या चाह रहे हैं कि अगर मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ कराओगे तो मेटल ऑक्साइड मिल जाएगा और हाइड्रोजन गैस जो होगी वो इवॉल्व हो जाएगी। यानी अगर मेटल रिएक्शन कर रहा है पानी के साथ तो वहाँ पर मेटल ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। और अगर इसी मेटल ऑक्साइड में ज़्यादा पानी मिल गया तो ऐसे केसेस में क्या होता है, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड बन जाता है, यानी MOH बन जाता है। यहाँ ऑक्साइड बन रहा है, यहाँ क्या बन रहा है, हाइड्रो ऑक्साइड बन रहा है। अब हम बात कर लेते हैं कि रिएक्शन ऑफ मेटल हो रहा है विथ कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर का मतलब मेरा ये नहीं है यहाँ पर कि ठंडा हो पानी, बस नॉर्मल सा होना चाहिए, कोई भी पानी हो तो वहाँ रिएक्शन हो जाएगा। किसका किसका, सोडियम का और पोटेशियम का। भैया सबसे ख़तरनाक तरीके से सोडियम और पोटेशियम जो होते हैं वाटर से या ऑक्सीजन से रिएक्शन का, और इतना ख़तरनाक, इतना एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है कि ये कहीं ना कहीं इतना हीट क्रिएट कर सकते हैं कि ये आग लगा सकते हैं। तो सोडियम का रिएक्शन अगर तुम पानी से करा रहे हो, ध्यान रखना है, और पोटेशियम का रिएक्शन भी पानी से ही करा रहे हैं। पानी यहाँ पर कोई भी इस्तेमाल कर सकते, चाहे ठंडा पानी हो चाहे गर्म पानी हो, ये मैटर नहीं कर रहा है। तो मैंने कहा कि मेटल ऑक्साइड, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि हाइड्रो ऑक्साइड यानी एक्सेस ऑफ वाटर मिलता है और हाइड्रोजन गैस जो होती है वो यहाँ पर भी इवॉल्व होती है। हाइड्रोजन गैस के साथ साथ यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ इवॉल्व होगी उसको हम कह सकते हैं हीट। पोटेशियम अगर यहाँ पर भी नहीं तो KOH का फॉर्मेशन होगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी और हीट भी फॉर्म होगा। यानी यहाँ काफ़ी ज़्यादा हीट निकल रहा है, और इतना ज़्यादा हीट निकल रहा है कि ये आग लगा सकता है। यही कारण है कि सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन के अंदर रखा जाता है ताकि वो किसी भी तरीके से पानी के कांटेक्ट में ना आ सकें या ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आ सकें। इसी वजह से सोडियम पोटेशियम को केरोसिन में हम उठा के रख देते हैं। अगली बात आएगी, रिएक्शन करना है मेटल का विथ हॉट वाटर। हॉट वाटर या हॉट वाटर क्या, पहले एक और वाटर लेते हैं, नॉर्मल वाटर ले लेते हैं, थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाएगा हमें कि अगर इसकी कैटेगरी भी बना देते हैं नॉर्मल वाटर की। तो कैल्शियम भाई घर में इस्तेमाल होता ही है, सब लोग चूना पोतने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो कैल्शियम का रिएक्शन अगर हम पानी से कराते हैं, यानी यहाँ रिएक्शन किसका हो रहा है, कैल्शियम का, और कैल्शियम का रिएक्शन हम H2O से कराते हैं तो बनेगा क्या, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, और क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये हाइड्रोजन गैस जो होगा वो कैल्शियम के चारों तरफ बबल्स के फॉर्म में अटैच हो जाएगा। यानी हाइड्रोजन कैल्शियम के चारों तरफ बबल्स के फॉर्म में अटैच हो जाएगा, और अटैच होने की वजह से ये कैल्शियम को एक टेंडेंसी देगा दैट इज़ फ्लोटिंग ऑन वाटर, ये पानी के ऊपर तैरता रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वाई डज वाटर कैल्शियम फ्लोट्स ऑन वाटर। अगर ये क्वेश्चन आता है तो हम बताएंगे बिकॉज व्हेन द कैल्शियम रिएक्ट्स विद द वाटर इट फॉर्म्स अ हाइड्रोजन गैस एंड दिस हाइड्रोजन गैस कंबाइंड विद द कैल्शियम मॉलिक्यूल्स एंड make the density of the calcium lighter than the water and hence the calcium float on the water। इसी वजह से कैल्शियम क्या करता है, फ्लोट करता है। तो मेरे पास हो गया कोल्ड वाटर, हो गया नॉर्मल वाटर, हो गया। अब अगली चीज़ अगर हम ले लेते हैं तो हमने कोल्ड वाटर ले लिया, नॉर्मल वाटर, अब हम ले लेते हैं स्टीम से। यानी अगर स्टीम के साथ हॉट वाटर के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो क्या होगा, यानी रिएक्शन विथ हॉट वाटर, और यहाँ पर जो हमें लेना है उसको लेना है मैग्नीशियम को। यानी मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ H2O टू फॉर्म मैग्नीशियम
हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। यहाँ भी क्या मिलेगा? हाइड्रोजन गैस। ये याद करना ज़रूरी है कि कोल्ड वाटर से कौन रिएक्शन कराता है, नॉर्मल वाटर से जनरली कौन रिएक्शन कराता है, हॉट वाटर से कौन सा रिएक्शन होता है। और नेक्स्ट चलते हैं रिएक्शन विथ स्टीम। यानी बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हमें मिल जाएंगे जो ना ठंडे पानी से रिएक्शन कराएंगे, ना सादे पानी से रिएक्शन कराएंगे, ना गर्म पानी से ही रिएक्शन कराएंगे। वो रिएक्शन कराएंगे तो किससे कराएंगे? सिर्फ स्टीम से कराएंगे। कौन कौन से ऐसे एलिमेंट हो सकते हैं? एल्युमिनियम स्पेशली एंड आयरन। एल्युमिनियम और आयरन दो ऐसे हैं जो अपनी नौटंकी से बाज नहीं आते। वो ना ठंडे पानी से रिएक्शन कराएंगे, ना गर्मे पानी से रिएक्शन कराएंगे। वो रिएक्शन कराएंगे तो सिर्फ किससे कराएंगे? वो स्टीम से कराएंगे। और कैसे कराएंगे ये समझते हैं कि जैसे ही यहाँ पर पानी से रिएक्शन होगा तो ये एल्युमिनियम ऑक्साइड बना लेगा प्लस हाइड्रोजन गैस निकालेगा। यहाँ पर भी H2O के साथ रिएक्शन होगा तो Fe2O3 बना लेगा प्लस हाइड्रोजन गैस निकालेगा। तो ये हर दोनों में ऐसा हो सकता है। तो ये तो स्टीम के साथ रिएक्शन। अब यहाँ पर देखिए, अगर हमसे पूछेगा कोई कि रिएक्टिविटी बताइए कि किस तरीके से मेटल रिएक्ट कर रहा है, उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, तो सबसे खतरनाक कौन आपको दिखा? सबसे खतरनाक आपको सोडियम दिखा, क्योंकि वो किसी से भी रिएक्शन है। फिर आपको पोटेशियम मिल जाएगा, फिर आपको कौन मिल रहा है? कैल्शियम मिल जा रहा है, फिर आपको मैग्नीशियम मिल जा रहा है, फिर आपको एल्युमिनियम मिल जा रहा है, फिर आपको आयरन मिल जा रहा है। और बहुत ही लेस में देखा जाए तो लेड है, गोल्ड है, सिल्वर, ये सब तो लगभग नहीं रिएक्शन कराते हैं। तो ये रिएक्शन क्या हम लोग पढ़े हैं कि किस तरीके से मेटल का रिएक्शन जो होता है वो पानी के साथ होता है, यानी कोई भी मेटल पानी के साथ कैसे रिएक्शन कराता है। अब समझते हैं कि मेटल एसिड के साथ कैसे रिएक्शन है। कोई भी मेटल अगर लिए कोई एसिड है उसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो क्या होता है, यानी रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड। तो समझते हैं कि किस तरीके से मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करता है। सपोज कर लेते हैं कोई भी मेटल रखे हैं और अगर हम किसी एसिड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, मान लीजिए हम HCl लेके चल रहे हैं, तो वहाँ पर सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा और हाइड्रोजन गैस जो होगी वो इवॉल्व होगी। और जनरली सारे मेटल कहीं ना कहीं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या डाइल्यूट HCl से रिएक्शन करा जाते हैं। तो रिएक्शन करा के देखते हैं कि क्या होता है। सपोज कर लीजिए मैंने कहा कि मैंने सोडियम का रिएक्शन HCl से कराया तो मुझे मिला NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस। कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। सोडियम का रिएक्शन HCl से कराया तो ये टूट जाएगा H प्लस Cl माइनस में, और ये प्लस में होता है, ये माइनस में होता है, ये NaCl बना और हाइड्रोजन गैस जो होती है वो निकल गई। अगर हम यहाँ पर सोडियम तो ले ही रहे हैं लेकिन हम ये बदल दे रहे हैं, यहाँ हम कह रहे हैं कि हम H2SO4 लेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ मेरा बन जाएगा Na2SO4 और हाइड्रोजन गैस। यानी यहाँ पर भी वही सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मिल रहा है, नीचे उधर भी सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मिल रहा है। दोनों केस में हम देख रहे हैं कि सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस ही मिल रहा है। अब एक चीज़ और आती है कि सर अगर हम HCl ना लें, H2SO4 ना लें, हम एक अलग किस्म का अपना खुद का मन किया HNO3 उठा के ले लिए। मैंने कहा कि हम ना सॉल्ट, हम Cl नहीं ले रहे हैं, हम H2SO4 नहीं ले रहे हैं, हम अलग चीज़ उठा लिए। हम किसको उठा लिए? हम HNO3 को उठा लिए। और हम कहेंगे कि HNO3 से क्या होगा, तो हम यहाँ बताते हैं कि यहाँ पर सॉल्ट बनेगा, NO2 गैस भी निकलेगी और हाइड्रोजन के जहाँ H2O निकलेगा। यही याद रखना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है ये ना निकले, सॉल्टी में बन जाए, लेकिन ये याद रखना है कि व्हेन अ मेटल्स रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड, मेटल अगर नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है तो इन दैट केस हाइड्रोजन विल बी नॉट इवॉल्व, इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन वाटर विल बी इवॉल्व, बिकॉज हाइड्रोजन इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पर HNO3 क्या है? बहुत ही खतरनाक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करके किस में कन्वर्ट कर देगा? वाटर में। यानी यहाँ पे ये जानना ज़रूरी है कि सोडियम HCl के साथ कैसे रिएक्शन कर रहा है। सोडियम जो होता है वो वाटर के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ और नाइट्रिक एसिड के साथ कैसे कैसे रिएक्शन करा रहा है। यहाँ पर दो एक्सेप्शन हैं, यानी मैग्नीशियम एंड मैग्नीज। ये दो ऐसे एलिमेंट हैं जो कि HNO3 के साथ रिएक्शन करने के बावजूद खाली क्या देते हैं? हाइड्रोजन गैस। और ये चीज़ जानना बहुत ही ज़रूरी है कि मैग्नीज एंड मैग्नीशियम्स आर दोज टू एलिमेंट्स व्हेन दे कंबाइन विद द नाइट्रिक एसिड दे ऑलवेज फॉर्म ओनली हाइड्रोजन, नॉट वाटर। एक चीज़ होती है एक्वा रेजिया।
एक्वा रेजिया। जब हम 3:1 में कंसनट्रेटेड HCl एंड HNO3 को मिला दें, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका रेशियो याद रखना कि what happens when hydrochloric acid, concentrated hydrochloric acid and concentrated nitric acid are mixed in the ratio of 3:1, then this forms a aqua regia. This is the king of the acid. ये सबसे खतरनाक एसिड होता है। दिस इज ऑल अबाउट द रिएक्शन ऑफ द मेटल विद द एसिड। इस पार्ट में हम लोग ये देखने वाले हैं कि क्या होगा कि अगर कोई मेटल को मेटल सॉल्ट के साथ रिएक्शन करे, यानी कोई मेटल है और मेटल का ही सॉल्ट है, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ मेटल सॉल्ट, यानी मेटल सॉल्ट से अगर रिएक्शन कराते हैं तो क्या होगा। तो पहले समझते हैं कि अगर हम मेटल ले लें, मान लेते हैं कि हम मेटल में हम सोडियम ले लेते हैं और इसका रिएक्शन हम जो है कॉपर सल्फेट से कराते हैं, CuSO4। कॉपर क्या है, मेटल है और मेटल का सॉल्ट ही हो गया कॉपर सॉल्ट। तो यहाँ पर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। अगर ये एलिमेंट रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आएगा इस एलिमेंट के कंपैरिजन में, तो ये इसको डिस्प्लेस कर देगा और ये बनाएगा मेटल सॉल्ट प्लस दैट मेटल विच हैज़ बीन डिस्प्लेस। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान देना है, ध्यान क्या देना है कि जो मेटल जिस मेटल सॉल्ट में से मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है वो मेटल हमेशा रिएक्टिविटी सीरीज में इस मेटल से हमेशा ऊपर होना चाहिए, तभी वो क्या कर सकता है, उसको डिस्प्लेस कर सकता है।